हेलो मेरे पशु परिचर वाले साथियों, कैसे हो। जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, शानदार तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल आंखें मीच के आप भरोसा कर सकते हो, ऐसी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा कि राजस्थान जीके का सवाल बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। सर क्यों नहीं बाहर जाएगा, तो उसका कारण है। सबसे पहले तो आपको राजस्थान का पुराना जीके ही पढ़ना है। नए जिलों के चक्कर में मत पड़ना। एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। सर आपके पास क्या प्रूफ है, तो प्रूफ के लिए मैं बता देता हूँ कि सरकार ने नए जिलों की कोई नई बुक नहीं निकाली है। तो जब सरकार ने नए जिलों की बुक जारी नहीं करी तो नया जीके कैसे पूछेंगे। और आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी जो सवाल बनाती है वो तो ऑथेंटिक बुक से बनाती है, कोई गाइड से थोड़ी बनाती है। बाजार में बहुत सारी गाइड आई हुई है, ये गाइड है, वो गाइड है, फलाना गाइड है। तो आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड जो सवाल बनाते हैं एग्ज़ाम में, वो इन गाइड से बनाते हैं क्या, बताओ। गाइड उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा निकाली गई जिसे सरकार नहीं मानता हो। समझ में आया आपके। और ऑथेंटिक बुक उसे कहते हैं जिसे सरकार मानती है, जैसे आपके राजस्थान बोर्ड की किताब हो गई, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हो गई, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुकें हो गई, तो उन्हें मानती हो। समझ में आया। तो इसलिए नए जीके की तरफ मत जाइएगा, बिल्कुल एक भी सवाल नहीं बनने वाला है। करंट में एक आध सवाल पूछ ले तो उसकी मैं नहीं कह सकता, बाकी सवाल नहीं बनेगा। सारा पुराना जीके पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरा भी, हाल ही में देखो आपकी नई सरकार आई है, तो नई सरकार के आप जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उनमें देख लेना, वो 50 ज़िले नहीं लिखते, 33 ज़िले लिखते हैं। अभी हाल ही के अंदर कौन सा निकला था, एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें 10 संभाग नहीं थे, केवल 7 ही संभाग थे। 33 भी जिले भी 33 ही लिखे हुए थे, संभाग भी 7 थे। सरकार ही 33 ज़िले मान रही है, 7 संभाग मान रही है, तो आप क्यों अभी 50 और 10 के पीछे पड़े हो। इसलिए आपके एग्ज़ाम तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली अभी तक। देखो आरपीएससी ने भी एग्ज़ाम लिए और आरएसएसबी बोर्ड ने भी लिए, लेकिन नया जीके का सवाल नहीं पूछा। खाली एक सवाल करंट में ज़रूर पूछा गया था कि भाई नए जिले की घोषणा कब की गई है। ये करंट अफेयर वाला सवाल है आपका, समसामयिक का, ठीक है। ना कि नया जीके। जीके के अंदर जो नया सवाल बिल्कुल आपका नहीं बना है, नया जीके से रिलेटेड। तो इसके अलावा देखो, आप अगर शानदार तैयारी करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पर आपको 100+ पेपर तो आरएसएसबी बोर्ड के मिल जाएंगे, क्लियर। और 100+ पेपर ही आपके आरपीएससी के मिल जाएंगे, क्लियर। तो एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है। वीडियो हुआ, पटवारी हुआ, आपका पुलिस कांस्टेबल हुआ, आपका छात्रावास अधीक्षक हुआ, पुस्तकालय ग्रेड सेकंड हुआ, जेईएन हुआ आपका, ठीक है। तो उसकी आप बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी जो ये क्लास है, ये क्लास जो समर्पित है हमारे पशु परिचर, जो विद्यार्थी जो कैंडिडेट्स हैं वो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये क्लास पूरी समर्पित है। और देखो, मैं पूरे 8 से 10 साल के पेपर आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। 2015 में ये बोर्ड आया था, लेकिन 2015 की कोई भी ऑफिशियल की नहीं मिलेगी। 2016 से 2024 तक जितने भी पेपर हो सारे क्लियर करवा दूंगा। बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे, आपकी एक बेहतर तैयारी में करवा दूंगा। बस रोज़ की क्लास आपको रोज़ देखनी है, और एक क्लास को आप 3 बार देखना। एक बार देखो आप, ठीक है, पूरा समय दो, आधा घंटे की क्लास है, अच्छे से देखो। फिर दूसरी बार देखो तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो, 1.50 करके फिर देखो। तीसरी बार देखो तो उसको बिल्कुल दुगना कर दो, 2 पे करके फिर देखना। एक क्लास को आप रोज़ 3 मरतबा देखो। मैं कहता हूँ एग्ज़ाम तक आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो कहोगे सर मुझे तो सब कुछ आता है, और फिर आपको सब कुछ आने लग जाएगा तो आपको क्या चाहिए बताओ। 5,934 सीटें तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको तो क्या, एक सीट चाहिए। 5,933 सीटें कोई भी ले जाओ, अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को तो बस सिलेक्शन चाहिए, वही एक सीट चाहिए बस, ठीक है। कि भाई मेरे पर पशु परिचर की सील लग जानी चाहिए बस, ठीक है। और मैं पशुओं की देखभाल करने वाला बन जाऊँ, तो बिल्कुल आपको एक सीट आपकी मिल जाएगी। बेफिक्र आप रहें, अच्छे से तैयारी करें। बिल्कुल आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो। सारी चीज़ें बताऊंगा, ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा, कहीं कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाल वाले कागजात कहलाते थे। क्या कहलाते थे, जाल वाले कागजात क्या कहलाते थे, आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर
फोर जो है हस्बुल हुक्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? हस्बुल हुक्म के नाम से जाना जाता था। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ खरीदा क्या होता है। ये सवाल वापस से बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खरीदा क्या होता है? एक राजा से, ठीक है, एक राजा से दूसरा राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होती थी, जो लेटर या चिट्ठियां जो भेजते थे, उसे खरीदा कहा जाता था मध्यकालीन राजस्थान के अंदर। ठीक है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार जो है आपका वो खरीदा कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ फरमान क्या होता है। महाराज जो होता था उस समय, जो राजा होता था, जो बादशाह होता था, वो अपने अधीनस्थ को जो आदेश देता था ना, उससे फरमान कहा जाता था। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूँ मंसूर क्या होता था। आपका मंसूर के बारे में भी बिल्कुल आपको जानना चाहिए, एग्जाम में आपका सवाल बन सकता है। तो मंसूर क्या होता था आपको? तो मंसूर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो बादशाह होता था ना, बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जो आदेश होता था उसे मंसूर कहा जाता था। यानी बादशाह तो है ये, बादशाह है, बादशाह के समय उसके बेटे ने जो आदेश निकाल दिया उसे मंसूर कहा जाता था। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने क्लियर करवा दिए। इसके अलावा एक दो नए फैक्ट आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका सनद। सर ये सनद क्या होता है? तो सनद के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सनद जो होता, मुगल सम्राट जो होते थे ना उस समय, जो मुगल बादशाह होते थे, अपने अधीनस्थ राजा को जो जागीर प्रदान करते थे उसे सनद कहते थे। ठीक है, यानी अपने अधीनस्थ जो राजा होते थे उन्हें जो जागीरें दी जाती थी ना, उन्हें सनद के नाम से जाना जाता था। क्लियर? अब इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो कि आपको याद रखनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। निशान। निशान क्या होता है? सवाल वापस से बन सकता है, और सनद और निशान से कम बना बन सकता है। बादशाह के परिवार के किसी सदस्य द्वारा मनसबदारों को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी किया जाता था, मोहर के साथ जो आदेश जारी किया जाता था उसे निशान कहा जाता था। क्लियर? तो मैंने आपको खरीता बता दिया है, मंसूर बता दिया, फरमान बता दिया, हस्बुल हुक्म बता दिया, सनद बता दिया, निशान भी आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरसैन जनपद सम्मिलित भूभाग था, यानी सुरसैन जनपद में कौन सा आपका सम्मिलित भूभाग था वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है कौन सा होने वाला है। तो सुरसैन जनपद के अंदर एक तो आपका भरतपुर, एक आपका धौलपुर और करौली, ये तीन राज्य ही आपके शामिल थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, तीन रियासतें उस समय आपके सुरसैन जनपद के अंदर शामिल थी, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो आपका जो प्रश्न संख्या 2 है उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा राजस्थान में और भी जनपद हुए थे, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक हुआ था आपका योध्य जनपद। कौन सा जनपद? योध्य। कौन सा जनपद हुआ था आपका? योध्य जनपद हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। योध्य जनपद, ये योध्य जनपद आपके वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था। एक था आपका राजन्य जनपद। कौन सा? राजन्य जनपद। और राजन्य जनपद की मैं बात कर लूँ तो ये वर्तमान के जो आपका भरतपुर है ना उसके आसपास में फैला हुआ था। एक था आपका अर्जुनायन, अर्जुनायन, अर्जुनायन जनपद, ये आपके अलवर के आसपास ही विस्तृत था। कहाँ? अलवर के आसपास आपका विस्तृत था। एक था आपका मालव जनपद। देखो सारे जनपद क्लियर करूंगा, बस आप विश्वास करें, एक नंबर आपकी तैयारी करवा दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, शानदार, ज़बरदस्त। ठीक है, वाकई में आपको लगेगा सर मज़ा आ गया है। तो मालव जनपद जो था आपके, ये टोंक जिला है ना, टोंक जिले के आसपास आपका मालव जनपद फैला हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा जहाँ से बार बार सवाल बनते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। मत्स्य जनपद या मत्स्य महाजनपद कह दो या मत्स्य जनपद। मत्स्य जो जनपद था, ठीक है, वो आपका कहाँ फैला हुआ था? तो बिल्कुल आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर का जो मध्यवर्ती जो भाग था ना वहाँ पर आपका विस्तृत था। और मत्स्य जनपद की राजधानी, ये सवाल देखो एग्जाम में कई बार बना आपका कि भाई मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी आपकी? विराटनगर। क्लियर? मत्स्य जनपद में आपके उस समय कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा, इसकी राजधानी आपकी जो थी वो विराटनगर थी। इसके अलावा देखो मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तो आपको ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ मत्स्य निवासियों को सुदास का शत्रु भी बताया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और देखो एक आपका जनपद हुआ कुरु महाजनपद। कुरु, कुरु महाजनपद। तो
ये राजस्थान में आपके कहा था। तो अलवर का जो उत्तरी भाग जो था ना, वो कुरु जनपद का हिस्सा था, और उसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी भाई? इंद्रप्रस्थ। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक आपका सुरसैन जनपद मैंने आपको बता ही दिया, अलवर, धौलपुर और भरतपुर में आपका फैलावा था। अलवर, धौलपुर और करौली, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अंदर देखो सुरसैन जनपद है, इसमें हल्का सा आपका अलवर भी शामिल था, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर अलवर भी दे दे तो बिल्कुल अलवर थोड़ा सा शामिल था, पूर्वी अलवर का भाग। और इसकी सुरसैन जनपद की जो राजधानी थी ना, वो आपकी मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा। पूछी जा सकती है कि सुरसैन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी, बिल्कुल आपको याद रखना। और वासुदेव के जो पुत्र थे ना, कर्षण का जो संबंध था वो इस जनपद से था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये सारे जनपद मैंने आपको बता दिए। यहाँ से कोई भी सवाल आपका बनेगा बिल्कुल नहीं छूटेगा, और 1 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हल्दी घाटी का युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा कहा है। क्या कहा भाई? गोगुंदा कहा, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो देखो इसका तो राइट आंसर आपका 1 हो गया, लेकिन हल्दी घाटी को जो युद्ध है उसे खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल। आपका ये अबुल फजल ने क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? तो बिल्कुल आपको याद रखना, खमनोर का युद्ध। क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। जबकि मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है, घोड़े वाले बाबा ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। इसके अलावा देखो एक एक उपनाम और है, इसके बारे में पर चर्चा कर लेते हैं। बादशाह का बाग। हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह का बाग युद्ध किसने कहा था? तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, एग्जाम में बन सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एल श्रीवास्तव ने कहा था। किसने कहा था भाई? एल श्रीवास्तव के द्वारा आपका बादशाह बाग का युद्ध कहा गया हल्दी घाटी युद्ध को, बिल्कुल आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था? 18, ठीक है, 18 जून 1576 को आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप, बिल्कुल आपको याद रखना, और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? तो मालवा ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1699 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके सवाल ये नहीं बनेगा, आपका सवाल ये बनेगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठा का आक्रमण कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1734 ईस्वी में। कब हुआ था? 1734 ईस्वी के अंदर हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना है। और सबसे पहले मराठा ने कौन सी रियासत में अपना हस्तक्षेप किया था? तो आपको याद रखना बूंदी के अंदर। कौन सी रियासत में? सबसे पहले बूंदी में हस्तक्षेप किया था मराठाओं ने, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 5 है। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान की किस दुर्ग में हुआ? तो 5 का जो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर के अंदर। भाई शाहजहाँ का जो बेटा था दारा शिकोह, इसका जन्म कौन से दुर्ग में हुआ? तो तारागढ़ अजमेर में इसका आपका दुर्ग हुआ है। तो साथ ही चलो तारागढ़ की थोड़ी सी बात भी कर लेता हूँ। तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो 7वीं सदी में हुआ, बिल्कुल आपको याद रखना 7वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया? राजा अजयपाल अजयराज के द्वारा। चौहान राजा जो थे आपके अजयराज, अजयपाल ने अजयराज के द्वारा करवाया था, और बीठली पहाड़ी पे करवाया था। वे आपका अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? बीठली पहाड़ी पे बना हुआ, इसलिए इसे बिट्ठलगढ़ भी कहा जाता है, यानी गढ़ बीठली या बिट्ठलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। और अजयराज चौहान ने आपका अजमेर बसाया था 1113 ईस्वी के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो पहले इस अजय मेरू दुर्ग का तो जो नाम था आपका क्या था? मैंने बताया गढ़ बिटली और अजय मेरू कहते थे, लेकिन इसका नाम तारागढ़ किसने रखा? सवाल बन सकता। तो इसका तारागढ़ जो नाम रखा था, मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण भी करवाया था, और अपनी वीरांगना जो पत्नी थी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया, बिल्कुल आपको याद रखना। रायमल के जो पुत्र थे पृथ्वीराज,
ठीक है, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने ही अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा था। इसके अलावा देखो एक इम्पोर्टेंट बात मैं और शेयर करना चाहूँगा। देखो, राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह जहाँ पर आपकी घोड़े की मज़ार बनी हुई, किसकी मज़ार बनी हुई? घोड़े की मज़ार बनी हुई। सवाल इम्पोर्टेंट है, बन सकता है, ठीक है। और यह तारागढ़ के जो आपके प्रथम गवर्नर थे वो मीर सैयद हुसैन खिंगसवार थे, और इन्हीं का घोड़ा है, इन्हीं की मज़ार यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा देखो, ये तारागढ़ है ना, तारागढ़ के नीचे एक पहाड़ी है, उसके नीचे एक प्राचीन गुफा बनी हुई है जिसे शीश खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? शीश खाना कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। ये जो शीश खाना गुफा नहीं, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाही सागर के निकट जो आपका चामुंडा माता का मंदिर है, वह पहाड़ियों में दर्शन करने हेतु जाते थे इस गुफा से सीधा वहां तक। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसे ही राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो, मैं बात करूँ इसके उपनाम की, तो अरावली का अरमान भी कह देते हैं, और राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कूट सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा कूट सुमेलित नहीं है आपका। तो एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, बिल्कुल सही। ऊषा मस्जिद बयाना में, बिल्कुल सही। पीर दूल्हे शाह की दरगाह जालौर में नहीं है। पीर दूल्हे शाह की दरगाह आपकी कहाँ पड़ती है? बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसान है। नलियासर मस्जिद आपकी सांभर में पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? देखो, पीर दूल्हे शाह की जो दरगाह पड़ती है आपके पाली के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है मैं खुद ही बता देता हूँ, पाली पे पड़ती है, जालोर में नहीं पड़ती। इसलिए आपका गलत हो गया, बाकी आपका सारा सही है। इसके अलावा और देखो, पीर सदरुद्दीन की दरगाह आपके सवाई माधोपुर में पड़ती है। पीर कबीर शाह की दरगाह आपके करौली के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में पड़ती है। वो पीर फखरुद्दीन की दरगाह आपके गलियाकोट के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना। संत मलिक शाह की दरगाह आपके जालोर के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। तो ये सारी दरगाहें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकती है। इसके अलावा लैला मजनू की मज़ार की बात करूँ तो ये आपके गंगानगर के अनूपगढ़ में पड़ता है। अनूपगढ़ आपका अलग अलग जिला बन गया है, फिलहाल तो गंगानगर में काउंट होगा जब तक नया जीके नहीं आता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है, ये आपको बताना है। तो दयाबाई और सहजोबाई का जो संबंध है वो चरणदासी संप्रदाय से। चरणदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो संत चरणदास जी है। कौन है भाई? चरणदास जी। इनका जो जन्म हुआ अलवर के डेरा गांव में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। और इनकी जो प्रमुख पीठ बनी हुई वो राजस्थान, आपकी इंडिया की राजधानी दिल्ली के अंदर बनी हुई। कहाँ बनी हुई? दिल्ली के अंदर। याद रखना है, इनकी पीठ राजस्थान से बाहर है। और इन्होंने 42 उपदेश दिए थे, 42 नियम कह दो या 42 उपदेश इन्होंने ही दिए थे। इनके ही दो शिष्य थे, दयाबाई और सहजोबाई। अब देखो इनके बारे में बता देता हूँ। दयाबाई है ना, दयाबाई, दयाबाई के दो ग्रंथ है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। एक तो हो गया आपका दयाबोध, एक आपका हो गया विनय मलिका। विनय मलिका। तो ये दो ग्रंथ मैंने जो बताया आपके, ये दयाबाई के। इसके अलावा मैं बात कर लूँ ना, सहजोबाई, सहजोबाई के भी दो ग्रंथ है आपके, ठीक है। एक तो आपका हो गया सहज प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सहज प्रकाश। और एक जो हो गया आपका 16 तिथि, 16 तिथि। तो ये दो ग्रंथ ही आपके सहजोबाई के, दो ही ग्रंथ दयाबाई के। इसलिए मैंने आपको बताया, यहाँ से आरएसएसबी बोर्ड ने कई बार सवाल बनाया और वापस से रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। अगर आप पशु परिचर की तैयारी मेरे साथ जुड़ के ही कर रहे हैं तो देखो, नोट्स ज़रूर तैयार करना। पेन लो, कॉपी लो, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ अपनी कॉपी में लिखना, और उन्हीं नोट्स को आपको पढ़ना। एक सवाल बाहर नहीं जाने देंगे, बस आपको विश्वास करना है। और सर का थोड़ा सा सपोर्ट करके चैनल को आपको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा, तो राजस्थान में थेवा कला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से है। इसमें इसमें कांच के ऊपर आपकी सोने की नक्काशी की जाती है। और बिल्कुल याद रखना, ये जो थेवा कला जो शुरू हुई है वो नाथूराम सोनी के द्वारा है। इनके प्रमुख कलाकार महेश सोनी भी है और जगदीश सोनी भी है, बिल्कुल आपको याद रखना। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थेवा कला बार बार पूछी जाती है तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्र प्रबोध। ये जो है आपकी ईश्वरदास की रचना बिल्कुल नहीं है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है, दांतों में, हाथों में, या गले में, या पाँव में। तो देखो आपका जो नेवर है ना, ये नेवर नहीं होता, नेवरी होता है। नेवरी आपके कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। ये महिलाओं और स्त्रियों द्वारा पहना जाता है पैरों में, बिल्कुल आपको याद रखना। पाइजेब आपका पैरों में पहना जाता है। छेलकड़ा आपका पैरों में पहना जाता है। हिरणामैन आपका पैरों में पहना जाता है। नुपुर आपका पैरों में पहना जाता है। नेवटी आपका पैरों में पहना जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बिल्कुल देख लेते हैं अपन। गोबरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ध्रुपद गायकी से। भाई किससे है, ध्रुपद गायकी से इसका संबंध है। तो आपको बिल्कुल याद रखना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक राजस्थान का जो निर्माणकर्ता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो 12 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता। किसे कहा जाता भाई, मोहनलाल सुखाड़िया को आपका कहा जाता है। ये जो आपकी वीडियो बन रही है बहुत सुबह बन रही है, तो थोड़ी सी मैं इसके साथ चाय भी पी सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम है जो सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। लगातार 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके कौन है, तो टीकाराम पालीवाल है। और राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही मुख्यमंत्री कौन रहे, तो जय नारायण व्यास आपके मनोनीत भी रहे, निर्वाचित भी रहे। भोगीलाल पांड्या की मैं बात कर लेता हूँ। तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। विजय सिंह पथिक की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में आंदोलन के जो प्रणेता है विजय सिंह पथिक है। ये यूपी बुलंदशहर के रहने वाले थे। इनका मूल नाम भूप सिंह था और बिजोलिया आंदोलन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने है, राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान का जो लौह पुरुष कहा जाता वो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता, बिल्कुल आपको याद रखना। किसे कहा जाता, दामोदर लाल व्यास को आपको राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। जमुना लाल बजाज आपके राजस्थान के, देखो मैं आपको बता देता हूँ जमुना लाल बजाज को, ये गांधी जी के आपके कौन थे, तो गांधी जी के पांचवें पुत्र थे आपके जमुना लाल बजाज, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और राजस्थान का गांधी तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता था, ठीक है। और जमुना लाल बजाज जो कि गांधी जी के पांचवें पुत्र थे, ठीक है। जयनारायण व्यास की बात कर लो तो लक्कड़ कक्कड़ भी कहा जाता है ना, लोक नायक भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बता ही चुका हूँ आपको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई, तो मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना हुई थी आपकी 1933 में हुई। कब हुई, 1933 में। अगला क्वेश्चन, आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने करी थी। आज़ाद मोर्चा की जो स्थापना करी बाबा हरीशचंद्र ने करी थी। किसने करी, बाबा हरीशचंद्र ने। वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की, तो वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की जो स्थापना करी थी बिल्कुल आपकी कहाँ, अजमेर के अंदर करी थी। कहाँ करी थी भाई, अजमेर के अंदर, आपको बिल्कुल याद रखना है। और कब की थी, 1888 में आपकी की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया, तो 17 के अगर मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो हरविलास शारदा को। किसे, हरविलास शारदा को आपको हरिजन सेवा संघ में राजपूताना शाखा के अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। और ये हरविलास शारदा वही है जिन्होंने तारागढ़ अजमेर के बारे में क्या कहा था कि ये मतलब भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, तारागढ़ के बारे में ये कहा था, बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। एक तरफ आपके नृत्य है, दूसरी तरफ आपका जाती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो संकरिया कालबेलियो का बिल्कुल सही। पनिहारी ये डामोर का नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पनिहारी का, पनिहारी जो है ये भी आपका कालबेलियो का। वाला नृत्य आपके ग्रासिया का। राई नृत्य आपका भीलों का।
बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, ग्रास्य जनजाति का जो वालर नृत्य है ना, यहाँ से आपका काफ़ी सवाल बनता। एक तो ये बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है जिसे, और इसे ग्रासिया का घूमर भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। और मोस्ट ये कि ये पुरुषों द्वारा आपका किया जाता है। इसके अलावा देखो, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान में आपका जो जरीना का मकबरा है वो धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भाई, राजस्थान में बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में पड़ता है। और गुलाम खां का मकबरा, कौन सा मकबरा? देखो याद करना, गुलाम खां का मकबरा। अगर और कहीं मकबरा पूछ ले तो गुलाम खां का मकबरा आपके जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, बिल्कुल आपको याद रखना। रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान के मकबरे की बात कर लूँ तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा पड़ता है आपका टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? टोंक में। और एक इम्पोर्टेंट मकबरा आपका और है, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, ये तिजारा अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिजारा अलवर में, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और खैरतल तिजारा आपका नया जिला बन गया, लेकिन आपको पुराने जिले के, पुरानी जीके के अनुसार याद रखना, फिलहाल नया जीके नहीं पूछा जाएगा। और याद रखते हो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप अपने व्यू से सोचने का आपको पूरा अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा, तो 20वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, 1926 से 1943 के मध्य। और बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा आपका किया गया था। और नानक जी भील का जो संबंध रहा वो भी बूंदी किसान आंदोलन से ही था। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10.41। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है, एक तो 10.58, क्या याद रखना है? 10.58। एक आपको याद रखना 10.40। एक आपको याद रखना 5.66, 66, ठीक है। एक आपको क्या याद रखना? एक आपको याद रखना 869। एक आपको याद रखना 826। एक आपको याद रखना 5920। एक आपको याद रखना 1070। सर ये क्या है, बता तो दो। तो सबसे पहले 10.58, पूरे भारत का राजस्थान में कुल कितना पशुधन पाया जाता है? 10.58। 10.40 क्या? तो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र अगर प्रतिशत में बात करें तो 10.40% है, ठीक है। 826 क्या? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और 869 क्या? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। 5.66 क्या? भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% राजस्थान में जनसंख्या निवास करती है। 5,920 क्या? तो 5,920 राजस्थान की स्थलीय सीमा है। 1,070 क्या? 1,000 राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 1,070 जो कि पाकिस्तान से टच होती है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये सारे ही आंकड़े याद रखने हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करक रेखा राजस्थान के किस नगर के समीपस्थ से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बांसवाड़ा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन से भाग से गुजरती है? तो दक्षिणी भाग से गुजरती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, यहाँ से आपकी करक रेखा गुजरती है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को ही करक रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी तो आपकी मक्कर हो जाएगी, 23.5 डिग्री उत्तरी आपकी करक रेखा होती है। तो यहाँ देखो आपका डूंगरपुर है और ये आपका बांसवाड़ा यहाँ बना हुआ, तो बांसवाड़ा के तो बिल्कुल बीच से गुजरती है और डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है। एक बार सवाल ऐसा बना था कि राजस्थान में करक रेखा की लंबाई कितनी, तो आपकी है लंबाई है 26 किलोमीटर, आपको बिल्कुल याद रखना है। कितनी है भाई? 26 किलोमीटर आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो कर्क रेखा के बारे में और अपन देख लेते हैं। देखो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबवत सूरज की जो किरणें पड़ती है ना, वो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा में, क्योंकि सूरज जो है आपका कर्क रेखा के ऊपर चलता है और कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रही है, तो सबसे ज़्यादा सीधी किरण आपकी बांसवाड़ा में पड़ेगी और सबसे ज़्यादा तिरछी किरण आपकी श्री गंगानगर में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी भाई? श्री गंगानगर में। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी और मध्यवर्ती, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई जो है राजस्थान में तो 550 है और पूरे की लंबाई जो है 692 किलोमीटर है। अरावली गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से आपके हरियाणा, हरियाणा से आपके दिल्ली तक फैली हुई है, बिल्कुल आपको याद रखना। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्खातीय रेवाइन टोपोग्राफी है ना। उत्खात भूमि बनी हुई है चंबल के बेसिन में। चंबल नदी जो कि आपकी जानापाव की पहाड़ियों से निकल कर आती है ना, वो राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान की 12 मासी नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ का जो आपका भैंसरोडगढ़ है ना, वहाँ से आपकी 84 गढ़ से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भादर, इराव, हारेन, मोरेन किस नदी की सहायक नदी है? तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी राजस्थान के दक्षिण में घुसती है और वापस दक्षिण से निकल जाती है। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार में बहती है, मध्य फिर आपके गुजरात में चली जाती है। और राजस्थान में इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और गुजरात में इसके ऊपर कढ़ाना बांध आपका बना हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। राजस्थान में प्लाय जिलों की संरचना कहाँ हुई है? तो राजस्थान में प्लाय जिलों की बात कर लो तो प्लाय जिले राजस्थान में कहाँ बनी हुई है आपकी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का बिल्कुल मरुस्थल के बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में राजस्थान अग्रणी जिले है, राजस्थान के अग्रणी जिले। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मुख्य गन्ना और कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, जिसमें आपका एक तो गंगानगर आता है, एक हनुमानगढ़ आता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कुल कितने कृषि जलवायु खंड है? 10 है। सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी है। सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल थार पारकर और राठे। ये दो गाय की जो नस्ल है ये दूध के लिए आपकी फेमस है, क्योंकि इनके दूध में वसा की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। और बिल्कुल ये दोनों ही गायें बहुत अच्छी मात्रा में दूध देती है। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे तेज दौड़ने वाली जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, जैसलमेरी ऊंट सबसे तेज दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 31। एक तरफ आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, एक तरफ संबंधित नदी दे दी, यानी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सी नदी गुजरती है उसके बारे में आपको बताना है। तो देख लेते हैं। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य से आपकी ओराई और बामनी बामनी गुजरती है। ठीक है, और भैंसरोडगढ़ की बात कर लो तो भैंसरोडगढ़ से जो गुजरती है आपकी कौन सी गुजरती है? तो भैंसरोडगढ़ से गुजरती है चंबल और बामनी। ठीक है, जवाहर सागर से जो गुजरती है आपकी वो चंबल नदी गुजरती है। कौन सी भाई? चंबल नदी। और शेरगढ़ से आपकी परवन नदी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम आपको बताना है। और देखो अगर मैं सही क्रम की बात करूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना कि सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर आपकी 9 शाखाएं, कितनी शाखाएं? टोटल 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहर है। और इस तरह से आपकी मान लो कि आपकी इंदिरा गांधी नहर बह रही है। अब बिल्कुल क्रम से बता रहा हूँ मैं, उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले इन आईजीएनपी की एकमात्र जो शाखा है वो बाई तरफ से मिलती है, वो है रावतसर शाखा। कौन सी शाखा होगी? रावतसर शाखा। ये बाई तरफ से मिलती, बाकी सारी शाखाएं दाई तरफ से निकलती है। ये एकमात्र ऐसी शाखा जो आपके बाई तरफ से निकलती है, बाकी सारी दाई तरफ से। रावतसर के बाद जो शाखाएं आती है उसके बाद आपके आ जाती कौन सी? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, तो इसके बाद जो आती है आपकी सूरतगढ़। सूरतगढ़ के बाद आ जाएगी फिर आपकी अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद मैं बात करूँ तो पुंगल। पुंगल के बाद आपकी आ जाएगी कौन सी? दांतोर। दांतोर के बाद बात करूँ तो बिरसलपुर। बिरसलपुर के बाद बात करूँ मैं तो आपकी कौन सी हो जाएगी? बिरसल के पुर के बाद आपकी हो जाएगी चारणवाला। चारणवाला के बाद मैं बात करूँ तो शहीद बीरबल। शहीद बीरबल के बाद करूँ तो सागरमल गोपा। तो कितनी 9 शाखाएं होगी, गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शाखाएं होगी। ठीक है, क्लियर। अब इसका क्रम देख लेते अपन कौन सा क्रम सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका, देखो अनूपगढ़ पुंगलगढ़, ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, पहला चरण 32 की मैं बात करूँ तो ये तो आपका अनूपगढ़
फिर आपका पुंगलगढ़ चारणवाला, तो चारणवाला बिरसलपुर के बाद आती, गलत हो गया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही है बस। अनूपगढ़, अनूपगढ़ के फिर पुंगलगढ़, पुंगलगढ़ बिरसलपुर, फिर चारणवाला। तो ऐसा आपको याद रखना। एक बार वापस से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ये रावतसर हो गई, ये अनूपगढ़ हो गई, ठीक है। अनूपगढ़ के बाद, सॉरी, पहले इससे पहले सूरतगढ़ है। करम से अगर बात करें तो अपन, करम से अगर मैं बात करूँ तो देखो वापस से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये आपकी रावतसर, रावतसर के बाद में आपकी हो गई कौन सी, तो रावतसर के बाद में जो आती है आपकी सूरतगढ़ आती है। कौन सी आती है भाई, ये सूरतगढ़, ये अनूपगढ़। सूरतगढ़ के बाद अनूपगढ़ होगी, फिर आपकी पुंगल, पुंगल के बाद दांतोर, दांतोर के बाद जो आती है आपकी बिरसलपुर, बिरसलपुर के बाद आती है चारणवाला, चारणवाला के बाद आपके कौन सी, शहीद बिरबल, शहीद बिरबल के बाद आपकी सागरमल गोपा। तो इस तरह से ये आपकी 9 शाखाएं हैं आईजीएनपी में। बिल्कुल आपको याद रखना, ये क्रम आप लिख लेना, ज़रूर वापस से रिपीट होगा। अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है, और ये सवाल वही बच्चे कर पाएंगे जिन्हें क्रम याद है, बाकी जिन्हें क्रम याद नहीं वो सवाल नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये डूंगरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामसर किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सांभर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता, जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा बैराज। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो ये आपको बताना है। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर होने वाला कौन सा होने वाला है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये ब्रॉड गेज जो रेल मार्ग है बिल्कुल बंद कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये लाइन जो थी आपके धौलपुर से गुजरती थी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो आपके रेलवे के बारे में, तो आपको बिल्कुल मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट भी है। देखो मार्च 2020 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई जो थी ना वो 5,998 थी। कितनी थी भाई, 5,998, ठीक है। इसके बाद जो मार्च 2021 के अंत तक कितनी हो गई, तो 6,119 हो गई। भाई मार्च 2021 तक राजस्थान में कुल रेल मार्गों की लंबाई 6,019 हो गई। और बिल्कुल नया डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंकड़े जो आते हैं ना, अभी 2023-24 वाली आर्थिक समीक्षा आई थी, 2 साल पीछे के आंकड़े आते हैं, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़े तो छाप ही नहीं सकते। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो देखो, राज्य में रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 68,103 किलोमीटर टोटल, और जो कि भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना 8.83, यानी 8.83% है। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया आपका। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में हीरे की खाने कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में हीरे की खाना आपके कैसरपुरा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, कैसरपुरा में। आज का आखिरी सवाल। अभिनव भू भौतिक गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्रों में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है, तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंदपुर भूकिया। यानी ये बताया कि भी सोने की खाने राजस्थान में कहाँ है, तो आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में आपकी सोने की खाने पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी जो हमारे साथी पशु परिचर वाले हैं, आप सभी से एक ही अनुरोध है कि क्लास को अपने विद्यार्थियों, अपने साथियों, अपने बहन, अपने भाई, रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करें, ठीक है। और बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। अभी आपका चल रहा है जनवरी, ख़त्म हो गया। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अपन ये 4 महीने मान के चलते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपका अप्रैल से जून के मध्य कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से या तो मई लास्ट या जून में आपका एग्ज़ाम होगा। तो 4 महीने का समय तो आपको अच्छे से मिलने वाला। 4 महीनों में तो इतनी बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा, वाकई में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं सेकंड पार्ट भी कराऊंगा।
ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाऊँगा कि जो आपको सीधे एग्ज़ाम में मिलेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर लेते क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का फर्स्ट पार्ट 105 का है आपका और सेकंड पार्ट 45 का। फर्स्ट पार्ट में आपकी थोड़ी-सी साइंस है, थोड़ा करंट अफ़ेयर, थोड़ा मैथ्स है, बाकी आपका राजस्थान जीके है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, अच्छे से चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। तो आप सभी साथियों का बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद।